नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 का साल अब खत्म होने जा रहा है, कुछ दिन ही बाकी है। अब 2025 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और 2025 बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी दोनों ही खेमों से ना रह जाए, इसकी भी पूरी तैयारी है। टिकट काटने की भी बात सामने आ रही है, तो नए पहलवानों को अनेक सीटों पर उतारने की चर्चा भी चल रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के एक चर्चित सीट के बारे में। वो सीट है औरंगाबाद जिले का और काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आने वाला ओबरा विधानसभा का सीट। इस सीट के बारे में विस्तार से समझेंगे और आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों है, राजद के लिए भी और एनडीए के लिए भी। साथ ही चिराग पासवान की भी खूब चर्चा हो रही है, माले की भी खूब चर्चा हो रही है। तो विस्तार से बताने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक राय जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, कैसे देख रहे हैं ओबरा विधानसभा को? नमस्कार तिवारी जी। ओबरा विधानसभा सीट के बारे में आपको बता दें, ओबरा विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले की सीट है और ओबरा और दाऊद नगर ये काफी फेमस दाऊद नगर रहा है, क्योंकि मुगल बादशाह जो अकबर होते थे, उनके जो इस समय जो पटना का क्षेत्र होता था उसको बोला जाता था अजीमाबाद। तो अजीमाबाद के सूबेदार थे दाऊद खां। तो दाऊद खां का जो किला होता था वो सोन नदी के किनारे दाऊद नगर में, जो आज का जो दाऊद नगर है, वहीं पे दाऊद नगर का किला होता था। वहीं से वो पटना के क्षेत्र को, सोन नदी के किनारे के क्षेत्र को वो वहां से कंट्रोल करते थे। और मुगल सल्तनत से पहले वहां पे भूमिहार जमींदारी काफी प्रचलित थी। जैसे कयालगढ़ का जो पट्टेदार था, नुनारगढ़, बाबू अमोना, तिलकपुरा, शेखपुरा, ये सब जो बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, तो ये लोग वहां पे जो है डोमिनेट करते थे। अब जो ओबरा विधानसभा सीट, पहले जो ओबरा हुआ करता था, जैसे श्री बाबू के समय में जो आजादी के बाद जो ओबरा सीट सृजन हुआ, उसमें ओबरा के साथ साथ आज का जो नवीनगढ़ विधानसभा है उसका एक प्रखंड है बारून। ओबरा और बारून का जुड़ा हुआ था। लेकिन जो आज का ओबरा है ये 1977 के बाद परिसीमित हुआ और फिर 2008 में भी परिसीमन हुआ है। लेकिन आज का जो ओबरा है उसमें ओबरा और दाऊद नगर दो प्रखंड का जुड़ाव है। और पहले हम बात करेंगे कि जब ओबरा आजादी के बाद श्री बाबू के समय में ओबरा से पदार्थ सिंह यादव जो है वो पहले विधायक हुआ करते थे उस समय के ओबरा में। लेकिन एक्चुअल जो अभी का ओबरा है वो 77 के बाद अस्तित्व में आया। वहां के पहले विधायक होते थे 77 में रामविलास सिंह यादव। अच्छा, रामविलास सिंह यादव जो है ये 1977 में पहली बार जीते। फिर 1980 में, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, पहले तो जनसंघ हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी महज एक बार इस विधानसभा सीट पे काबिज हो पाई है, और वो भी वीरेंद्र प्रसाद सिंह, जाति से भूमिहार, भाजपा के टिकट पे पहली बार 1980 में वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1985 में फिर रामविलास सिंह यादव ही चुनाव जीते और उन्होंने वीरेंद्र प्रसाद सिंह को मामूली मतों के अंतर से चुनाव हराया। यादव भूमिहार। फिर देखिए 1990 में भी रामविलास प्रसाद सिंह ही चुनाव जीते, लेकिन इस बार माले के राजा राम सिंह कुशवाहा दूसरे नंबर पे आए और भाजपा तीसरे नंबर पे चलेगी। वीरेंद्र प्रसाद सिंह जो भूमिहार जाति से थे वो तीसरे नंबर पे चले गए। फिर देखिए 1995 में राजा राम सिंह कुशवाहा माले के विधायक बने, लेकिन 1995 में भी भूमिहार समाज के एक बड़े उस क्षेत्र के ओबरा और ये गो औरंगाबाद के क्षेत्र के सबसे बड़े बाहुबली, जिन्हें आप बोल सकते हैं कमांडर, सरदार लक्ष्मण सिंह, बीपीपी, बिहार पीपुल्स पार्टी, आनंद मोहन के पार्टी के सरदार लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़के काफी संख्या में मत लाए और त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे। 95 तक यहाँ पे यादव, भूमिहार, कोयरी ये जो आपस में टकराते रहे। ये जो यहाँ पे इसी तीनों जाति के विधायक बनते आए हैं, यादव,
भूमिहार कोयरी। और इसके बाद देखिए फिर 2005 में सत्यनारायण सिंह यादव बने, फिर 2010 में सोम प्रकाश सिंह यादव बने। 15 सोम प्रकाश सिंह यादव तो निर्दलीय जीते हैं। उन्होंने प्रमोद चंद्रवंशी जो जदयू के थे, राजद उस समय हमको लगता है कि 2010 में 4 नंबर पे चली गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 2015 में वीरेंद्र यादव आरजेडी, 2020 में भी ऋषि सिंह जीते हुए हैं, आरजेडी के, कांति सिंह यादव के बेटे हैं। तो आप कह सकते हैं इस सीट पे राजद आरजेडी का जो है दबदबा रहा है, और हाल के दिनों में उनका जो दबदबा पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। क्योंकि पिछले चुनाव में ही हम अगर देखें 2020 के चुनाव में, तो यहां से आरजेडी के ऋषि यादव चुनाव जीत के आते हैं। दूसरे नंबर पे 40,000 वोट लाके 23,000 वोट के अंतर से लोजपा वहां पे प्रकाश चंद्रा जो पेशे से डॉक्टर है वो दूसरे नंबर पे रहे, और बीजेपी वहां महज जेडीयू वहां महज 28,000 वोट लाके सुनील कुमार वो तीसरे नंबर पे रहे। तो यहां समझ सकते हैं कि जेडीयू जो है, जेडीयू उसका जनाधार थोड़ा सा खिसका है। लेकिन जब यहाँ का जातीय समीकरण की बात करेंगे, चूंकि ओबरा जो 2008 के परिसीमन के बाद जो ओबरा बना है, जो अभी तक ओबरा से सियासी ताना बाना ओबरा का बुना जा रहा है, उस ओबरा की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के 75,000 वोटर हैं। अच्छा, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट के 75,000 वोटर है। मुस्लिम समाज 41,000 है। भूमिहार समाज 45,000 की संख्या में। भूमिहार समाज के यहाँ बड़े बड़े डोमिनेंट वाले गांव हैं, वर्चस्व वाले, गो और ओबरा, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ तीनों मिला के 25 से 28,000 इनकी जाति की संख्या है। तीनों मिला के 25 से 28,000। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुशवाहा तकरीबन 32,000 के आसपास वोटर है। और यादव जो है 60 से 65,000, सब सर्वाधिक। मतलब सिंगल जाति में सबसे अधिक, सिंगल जाति में सबसे ज्यादा यादव है 60 से 65,000। दूसरे नंबर पर भूमिहार है 45,000। तीसरे नंबर पे 32 से 35,000 कुशवाहा है। और यही तीनों जाति चुनाव भी लड़ते आई है और विधायक भी बनते आए। यादव, भूमिहार, जीत हार इन्हीं के बीच में होते, मतलब इन्हीं तीनों जाति के बीच में होता। और अदर ओबीसी, ईबीसी की ज्यादा संख्या यहाँ पे लगभग करीब 60,000 है। टोटल वोटर 3,45,000 है। क्योंकि पिछले बार जो प्रकाश चंद्रा लोजपा से लड़े वो वैश्य समाज से आते हैं, तो वैश्य समाज भी चुनाव में रणभूमि में आया, लड़ा। लेकिन यहाँ पारंपरिक तौर पर यादव, भूमिहार, कोयरी ही फाइट करते आ रहे हैं। पहले का भी इतिहास देखिएगा, और ओबरा जो पहले का भी जो ओबरा था, जो 77 से पहले का भी ओबरा था, तो यही लोग लड़ते थे। मतलब यादव यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। यादव चुनाव सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम यहाँ से। और यहाँ पे राजद की जीत का फॉर्मूला भी वही है, एमवाई। देखिए मुसलमान वोटर भी है, क्योंकि देखिए आप SC, ST और मुस्लिम, ये तो सेंसस में क्लियर हो जाता है कितनी आबादी है, उससे आप वोटर निकाल सकते हैं। इनके वोटर में तो कोई संशय नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, दलित आबादी 75,000 है, मुस्लिम आबादी 41,000 है, और यादव आबादी यहाँ 60 से 65,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। क्योंकि दलित समाज का वहां क्या होता है कि जब माले साथ आ जाता है, तो वहां का जो अधिकांश दलित वोटर है वो तकरीबन आपको 70 से 80% जो दलित महादलित है वो माले कैडर है। और बिल्कुल, अब माले के राजा राम कुशवाहा वहां पर 2 बार चुनाव जीते हैं, 95 और 2000, और अभी काराकाट के सांसद हैं। बिल्कुल। ये चूंकि लोजपा पिछले बार जब वहां लड़ी, तो लोजपा को भी इतना मत आने का कारण यही है कि वहां पे पासवान दलित के कुछ वर्गों ने, और खास करके लोजपा के साथ उसमें भूमिहार फैक्टर था। भूमिहार समाज के और कुछ उनके जाति में जो वैसे समाज के थे, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, तो उनको अच्छा खासा वहां पे लोजपा जो है दूसरे नंबर पे रही है चुनाव में। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि राजद के लिए यह सेफ सीट है। राजद के लिए सेफ सीट तब है जब माले साथ रहे, तब माले जब साथ रहती है तो राजद वहां काफी मजबूत हो जाती है। और अगर वहां माले साथ नहीं है तो राजद 4 नंबर पे भी जा चुकी है। आप देख चुके हैं। तो राजद वहां सबसे, राजद का मेन पावर क्या, सिर्फ यादव और मुसलमान ये सीट जीतने के लिए काफी नहीं है। उसको माले कैडर का दलित वोट चाहिए। दलित में मैक्सिमम माले कैडर है। और इसके काट के लिए ही जो एनडीए अभी है, चिराग पासवान और खास करके जीतन राम मांझी को मगध के क्षेत्र में काफी मतलब तवज्जो देके उनको एक्टिव किया गया है, ताकि जो दलित महादलित माले के कैडर है
वो टूट के जीतन राम मांझी के साथ, ये चिराग पासवान के साथ आ सके, खास करके जीतन राम मांझी के साथ, क्योंकि जीतन राम मांझी के बिरादरी और उनके समतुल्य बिरादरी जो महादलित समाज के वोटर है, वो अधिकांश उस क्षेत्र में वो माले के साथ है। आप विधानसभा का परिणाम देख लीजिए, क्या हुआ। तो पूरा मगध शाहाबाद में जो स्थिति एनडीए की खराब थी, जदयू साफ हो गया, एक भी लोकसभा में भी साफ, लोकसभा में देखिए पूरा का पूरा साफ हो गया। उसका रीजन यही है, वहां का जो माले कैडर जो है ना, उनको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये कुशवाहा कैडर क्या है? कुशवाहा भी, वहां जो माले का जो सबसे बेस्ट कैडर है, वहां पे दलित, महादलित और कोयरी, ये उसका इंटैक्ट जो है वो माले के साथ हो जाता है। क्योंकि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रालोसपा से भी कैंडिडेट उतारे गए थे, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, और उस उम्मीदवार को भी 20,000 वोट मिल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। कुशवाहा फैक्टर है, क्योंकि पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा फैक्टर है। और ये ओबरा विधानसभा क्षेत्र में भी तीसरी सबसे बड़ी जाति, एकल जाति में बहुलता यादव, उसके बाद भूमिहार, उसके बाद कोयरी, यही तीन जाति ओबरा के लिए जो है लड़ने और निर्णय करने के लिए काफी है। उसमें सबसे ज्यादा नेक टू नेक यहाँ पे यादव और भूमिहार। अच्छा, इसमें दावेदारों को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है। ओबरा आजकल काफी ज्यादा इसलिए भी चर्चा में है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा छिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? रोहिणी आचार्य देखिए सारण लोकसभा से चुनाव लड़ी, काफी कम 12,000 वोटों से हारी। यूं कहिए कि उनका दुर्भाग्य था। तो फिर मतलब ओबरा में इनकी जो चर्चा छिड़ी है, उसके पीछे कारण क्या है? ओबरा इनका ससुराल है। अच्छा, ओबरा इनका ससुराल है और चर्चा तो चलना चाहिए, क्योंकि ससुराल का क्षेत्र है, उनके लिए गृह क्षेत्र हुआ और सेफ सीट भी है। सेफ सीट भी है, माले साथ रहता है तो सेफ सीट है। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक कर्म भूमि सारण लोकसभा क्षेत्र को, सारण क्षेत्र को बनाया है। तो इसलिए क्योंकि राजनीतिक पंडितों का माने तो उनके लिए सारण जिले की कोई सीट ज्यादा मुनासिब होगी, अगर उनको अपनी कर्म भूमि, उनको सारण लोकसभा क्षेत्र को आगे मेंटेन करना है तो। अच्छा, तो ऐसे तो इनका ससुराल है, नाम तो यहाँ से भी चल रहा है, फाइनल निर्णय तो लालू परिवार को करना है। और ऋषि यादव भी, लालू यादव के काफी करीबी है। अच्छा, एक और बात है कि सारण लोकसभा में भी यादव गढ़ वाले बहुत सीट है। सारण, सोनपुर है, परसा है, मढ़ौरा है, हाँ, काफी ज्यादा तो लड़ सकती है। सोनपुर से तो राबड़ी देवी विधायक रही है, सोनपुर से राबड़ी देवी खुद विधायक रही है, उनके परिवार की पारंपरिक सीट है, तो सोनपुर से भी लड़ सकती है। ऋषि यादव जान सकते, कांति सिंह यादव पूर्व सांसद के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे हैं वो। अब समझ, तो आपको लगता है कि ऋषि यादव की दावेदारी ज्यादा है? हमें लगता है कि राजद ऋषि यादव का टिकट नहीं काटेगा। मतलब उनका काम भी अच्छा रहा है और काफी लोकप्रिय भी है, यंग भी है, तो हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी ऋषि यादव का टिकट काटेंगे। अच्छा, एक तो है कि चलिए INDA गठबंधन में ऋषि यादव होंगे या रोहिणी आचार्य, यही दो की ज्यादा चर्चा चल, क्योंकि माले को ये सीट नहीं जाना है। लेकिन दूसरी तरफ INDA गठबंधन में तो सोच में पड़ गई है पार्टियां कि आखिरकार ये सीट पहले तो मिलेगी किसको, क्योंकि यहाँ पे जीत बड़ी मुश्किल है, और दूसरी बात है जिसको मिलेगी वो उतारेगा किसको। देखिए NDA गठबंधन में मारा मार गया, लेकिन जहां तक हमको जैसा लग रहा है, जदयू और लोजपा, ये दो पार्टी के बीच में इस सीट के लिए माथापच्ची होगा। अच्छा, जदयू भी इस सीट को छोड़ने वाली नहीं है। जदयू लड़ते आई है, जदयू इस सीट को छोड़, लोजपा का तो भले जीती नहीं है, लोजपा का तो समता पार्टी के काल से तो लड़ते रहे, उसका तो यहाँ पे मैंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड लड़ते आ रही है, लेकिन जीती नहीं है। समता पार्टी के काल से वो लड़ते आई है, उसका वहां पे गढ़ रहा है बेस, 2 नंबर तक तो रही है। हाँ, लोजपा तो पहली बार ना, नहीं, दूसरी तीसरी बार लड़ी, इसके पहले भी 2005 में लड़ी। हाँ, लड़ी थी, लेकिन लोजपा 15,000 वोट मिले थे, उम्मीदवार को तीसरे नंबर पे थे। हाँ, तो लोजपा को तो पहले बार वोट ना आया इतना वोट, पहली बार आया, तो भी अकेले आया है, ये भी बड़ी बात है। अकेले लोजपा लाया है, तो उसमें तो आपको बताया फैक्टर क्या रहा, दलितों का फैक्टर रहा, भूमिहारों का फैक्टर रहा, क्योंकि झुकाव चिराग मांगेंगे ना कि देखिए हमने जेडीयू को पछाड़ दिया अकेले, बीजेपी के साथ होने के बावजूद, तो फिर ओबरा पे तो उनकी दावेदारी बनती है। बिल्कुल, उनके जो प्रकाश चंद्रा जो वैश्य समाज से आते हैं, क्योंकि उनके बिरादरी के मतलब समीकरण के हिसाब से दावेदारी नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि वोट के आधार पे वोट लाए हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, लोजपा रामविलास के NGO चलाते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, काफी सक्रिय भी हैं, तो दावेदारी तो करेंगे, दावेदारी है। लेकिन जदयू ने भी तो एक ब्रह्मास्त्र खोल के रखा है। अच्छा, ईशान किशन, जो भारतीय
क्रिकेटर है, ईशान कितने फेमस है, यंग बिहार का कोई मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, काफी लोकप्रिय है। उनके पिताजी है प्रणब पांडे। हाल फिलहाल जदयू में उनका काफी जोर शोर से जो है जदयू में सदस्यता ग्रहण हुआ है पटना में। गाड़ियों का काफिला ओबरा नवादा, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र ओबरा है। उनसे हमारी बातचीत भी हुई है और राजनीतिक पंडितों का माने तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बाबू हो, संजय झा जी हो या माननीय नीतीश कुमार जी हो, उनको ओबरा से तैयारी करने का हरी झंडी मिल गया। जाति से भूमिहार है और समीकरण में भी फिट है। तो यहाँ टिकट की लड़ाई प्रणब पांडे बनाम प्रकाश चंद्रा के बीच में होना है, जो हमारा मानना है। क्योंकि दावेदार तो काफी सारे हैं, बीजेपी से भी दावेदार है। बीजेपी में ही देखिए कि रणविजय सिंह और मनोज शर्मा दोनों भूमिहार जाति से गो से चुनाव लड़ते थे। अब उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए के साथ, तो रणविजय सिंह तो लड़ेंगे गो से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से। ऐसे में मनोज शर्मा बड़े नेता है, डीके शर्मा के लड़के हैं, विधायक रहे गो से, वो कहाँ जाएंगे? उनका चर्चा हो रहा है जहानाबाद सदर की सीट, अतड़ी की सीट इस बार का चर्चा हो रहा है कि बीजेपी को दिया जाएगा। इसलिए वहां से मनोरमा देवी जो है बेलागंज से विधायक हुई, तो एनडीए में वैकेंसी है, वो सीट लोजपा को नहीं दिया जाए। ऐसी बहुत सारे चर्चा है। तो दावेदार यहाँ भी हैं। मनोज शर्मा दावेदार है, पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं, ये सुधीर शर्मा जी, वो भी चाह रहे हैं कि बीजेपी लंबे समय से इस सीट पे लड़ी नहीं। एक ही बार वीरेंद्र बाबू वहां से विधायक हुए हैं, उसके बाद वो फिर उसके बाद ये सीट एनडीए के पास आया ही नहीं है। और आरजेडी यहाँ काफी मजबूत है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है दावेदारी, अगर जेडीयू, देखिए एक और प्रत्याशी है जिसको आप झुटला नहीं सकते, प्रमोद चंद्रवंशी। 2010 में वो जेडीयू से प्रत्याशी थे और निर्दलीय एक कैंडिडेट थे, सोम प्रकाश सिंह यादव। तो वो उनसे चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पे थे। तो प्रमोद चंद्रवंशी पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय 7-8 हजार वोट लाए हैं वो। तो कोशिश करेंगे दावेदारी का। जदयू में उनके पुराना पैठ है, जदयू में रहे हैं, वो भी चाहेंगे या किसी और पार्टी से भी चाहेंगे। अब देख लीजिए जनसुराज, बिल्कुल चर्चा तो होनी चाहिए। जनसुराज भी है, उनको भी कोई ना कोई मजबूत कैंडिडेट चाहिए। और मुस्लिम सीट यहाँ पर है अच्छी खासी, मतलब की संख्या, तो कहीं एआईएमआईएम भी ना उतार दे। बिल्कुल। अगर जनसुराज यहाँ कोई मजबूत प्रत्याशी पे दाव खेलता है तो हो सकता है कि जेडीयू के प्रणब पांडे या लोजपा के प्रकाश चंद्रा यहाँ से चुनाव जीत जाए। मतलब आरजेडी के लिए नुकसान जनसुराज हो सकता है। क्योंकि जनसुराज के पास मिनिमम जो जहाँ पे वो जिस कैंडिडेट को दे रहा है टिकट, किसी क्षेत्र किसी भी सीट पे उसके पास मिनिमम 10 से 15 हजार का वोट बैंक है। और विधानसभा चुनाव में 10 से 15 हजार का वोट बैंक किसी को भी चुनाव हराने के लिए सक्षम है, काफी होता है। तो इस सीट पर भी देखना होगा, क्योंकि और भी दावेदार आ रहे हैं। पहले तो एक शंभुनाथ सिन्हा होते थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो भी दावेदारी करते थे, अभी जेडीयू में है। तो उनका क्या है, लेकिन उनको अभी तक सक्रिय हम नहीं देख रहे हैं। ओबरा के क्षेत्र में हुलास पाड़े, बड़े नेता लोजपा के, वो चाहेंगे तो ओबरा वो भी लड़ सकते हैं। पिछली बार बरहमपुर से अगर लोजपा के खेमे में आया तो हुलास पाड़े हैं, प्रख्यात वहां के बाहुबली रहे हैं, सुशील पांडे के ऐसा तो मतलब बहुत सारे दावेदार हैं। सुधा पांडे जो जिला परिषद की सदस्यता है लोजपा संसदीय बोर्ड की, वो भी जिला के अध्यक्ष है, वो भी दावेदारी करती है। तो लोजपा के खेमे में आए तो फिर हुलास पांडे, लोजपा के पास चेहरे बहुत हैं, हुलास पांडे बड़े चेहरे हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एमएलसी रहे हैं, उनके भतीजे अभी तराड़ी से भाजपा के विधायक हैं, बड़े नेता हैं। तो हुलास पांडे अगर चाहें तो ओबरा से लड़ सकते हैं, उनके लिए समीकरण भी फिट है, उनका गृह क्षेत्र भी है। बगल का काराकाट विधानसभा जो है, नवानगर गांव है, वो उनका गृह क्षेत्र है, वो चुनाव लड़ने के लिए सकते हैं। पिछली बार भी जो प्रकाश चंद्रा को जो वोट आए हैं उसमें हुलास पांडे का बहुत बड़ा योगदान है उनके लोजपा को जो वोट आया है वहां पे। तो इस बार देखना होगा कि तो लड़ाई आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 25 का चुनाव बहुत कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि जनसुराज किसका समीकरण बना देगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचा देगा, इसकी चर्चा है। और नीतीश कुमार के छवि को लेकर भी अब बहुत कुछ है कि क्या उनके नाम पर अब वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीमार चल रहे हैं, तेजस्वी यादव जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको लगता है कि कांटे की लड़ाई होगी ओबरा में, और रोहिणी अगर सच में उतर जाती हैं तो फिर क्या राजद का अपर हैंड होगा? देखिए, राजद का अपर हैंड तो अभी ही है। जब तक माले साथ है
कुछ सीटें हैं मगध और शाहाबाद क्षेत्र में, कुछ सीटें हैं जहां पे उसका अपर हैंड चुनाव से पहले ही हो जाता है, लेकिन जनसुराज ये उस अपर हैंड को डाउन कर सकती है। इसका प्रत्याश जैसे आपने बेलागंज में देखा, बेलागंज में क्या हुआ, तो सेफ सीट, सबसे बड़ी सेफ सीट, सबसे बड़ी से क्या हुआ, परिणाम आपने देख लिया, पूरे पलट गया। तो जो फायदा माले इंडिया गठबंधन को, राजद को मगध शाहाबाद के क्षेत्र में पहुंचा रही है, वो हो सकता है कि वही फायदा जनसुराज एनडीए को पहुंचाए। तो खेला होगा, बड़ा खेला होगा। देखना होगा कि जनसुराज प्रत्याशी किसे बनाती है जी, क्योंकि जनसुराज के ये ग्राउंड पे काम किया हुआ पार्टी है, ये प्लूरल्स पार्टी की तरह हवा में पार्टी नहीं है, क्योंकि इसका व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं, पंचायत वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना है, प्रखंड वाइज चल रहा है, तो मतलब मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, मैनेजमेंट अच्छा है, पीछे ब्रांड बहुत अच्छा है। ये नहीं कहेंगे कि इसको जनसुराज 5-10 सीट बिहार में लेते ही आएगा, लेकिन गुल खिलाएगा। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे ओबरा विधानसभा सीट की कि आखिरकार यहाँ का समीकरण जो जातीय है वो कैसा है, और अब तक इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा है। राजद के लिए यहाँ पर हमेशा अपर हैंड देखने को मिला है, लेकिन 2010 का चुनाव कौन भूले, जब राजद यहाँ पर चौथे नंबर पर खिसक गई थी और एक इंडिपेंडेंट ने यहाँ पर बाजी मार लिया था। लेकिन एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर यही है कि पिछले 2 दशकों से अगर देखें या 3 दशकों से देखें तो चुनाव एनडीए इस सीट पर या एनडीए का कोई भी दल नहीं जीत पाया है। ऐसे में जनसुराज के आने से कितना नुकसान राजद को होगा, कितना फायदा एनडीए को होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चर्चा रोहिणी आचार्य की चल रही है, क्या वो सच होगी? क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओबरा की लड़ाई किसके पक्ष में 25 में जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।